तो बच्चों, हमारे इस कहानी के पहले के 2 पार्ट में इस कहानी का अंश है और अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट में, इस कहानी के आगे के भाग में। तो तीसरे भाग में कहानी जो पहले 2 पार्ट में है कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में किस तरह से व्यवहार चलता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने का प्रयास करता है और छोटा भाई भी क्या करता है, बड़े भाई की इज्जत करते हुए अपने खेल में ज़्यादा ध्यान रखता है और पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो बड़े भाई साहब ने जो उसको इतना डांटा था छोटे भाई को, तो उसका जो 1 साल जब वो पास हो गया था छोटा भाई, तो उसके अंदर जो एक आत्मविश्वास आया था। तो भाई की डांट से वो कह रहा है मेरा जो आत्मविश्वास था वो थोड़ा गायब हो गया और फिर से मेरा वही जीवन शुरू हो गया कि भाई साहब से डर डर के खेलने के जाना। अब कह रहा है कि 1 साल तो वो पास हो गया था, फर्स्ट डिवीज़न आया था, बड़ा भाई फेल हो गया था। तो वही चीज़ क्या हुई, अब ये दूसरा साल हुआ, फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया और इस साल भी वो क्लास में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, तब प्राणों के अंत तक जी तोड़ परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात को 10 बजे तक इधर पढ़ते थे और 4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 तक, 6 बजे से सुबह 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले तक बेचारा मेहनत करते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। बेचारे जब फेल हो गए तो उनके जो चेहरे पर क्या हो गया, बहुत ही उदासी आ गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब नतीजा सुनाया गया तो वो क्या हुए, रो पड़े। और रोने के बाद जब वो बड़े भाई साहब रो पड़े तो लेखक कह रहा है मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। अब छोटा भाई सोच रहा है अगर शायद मैं भी फेल हो गया होता तो छोटा भाई तो बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। 3 दर्जे का अंतर था, 3 क्लास का अंतर था, तो अब केवल 2 साल फेल होने के बाद 1 क्लास का ही अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। तब लेखक कह रहा है मेरे मन में कुटिल भावना का उदय हुआ। वो कुटिल भावना क्या थी कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं, कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं और फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। एक बार को ये विचार आया तो, लेकिन मैंने उसको बलपूर्वक क्या किया, उस विचार को अपने मन से निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। उसके दिमाग में एक बार तुरंत आ गई, आखिर वो मुझे डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त क्या हो रहा है, अप्रिय लगता है। मतलब उस वक्त मुझे जब वो डांटते हैं तो बुरा ज़रूर लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं क्या हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ, है ना। कि शायद उसको लगा कि शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। 2 साल बेचारे फेल हो गए थे तो नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी क्या करते थे, उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी और उनके इस रवैये के कारण मेरी स्वच्छंदता, मतलब मैं भी उनकी बातों पर क्या करने लगा, अब ध्यान ज़्यादा नहीं देता था। मेरी भी स्वच्छंदता बढ़ गई थी। मैं उनकी सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा और मैं ये सोचने लगा कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया। कनकौए मीन्स पतंग उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। गुप्त रूप से मैं मतलब वो क्या करता था, गुप्त रूप से ही पतंगों की तैयारी करता था। अब मैं भाई साहब को यह
संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि भाई साहब को ये महसूस हो कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। ये पतंग के बारे में बात हो रही है। तो किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ क्या बोले कि इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? अब नीची जमात में नहीं हो, मतलब अब छोटी क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम 8वीं क्लास में आ गए हो, अब तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। यह उस ज़माने की बात है जब 8th क्लास पास लोग भी अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाते थे। कितने ही 8वीं जमात वाले, 8वीं क्लास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान। उनकी मातहती में काम आते हैं, उनकी मातहती में मतलब उनके नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, मतलब तुम बुद्धिमान हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, क्लास में भले ही 1 साल कम हूँ, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, तो मेरे बराबर हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया था। तो हम कह रहे हैं हमारी माँ ने कोई दर्जा पास नहीं किया था, कोई क्लास पास नहीं की थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ने, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। अतः ये दादा और हमारी जो अम्मा हैं, उनका ये जो अधिकार है हमें समझाने का और पढ़ाने का, ये हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे तो भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं।
नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। कितने मिलकर थे? सब मिलकर के 9 आदमियों का परिवार था। अब वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए हैं कि नहीं, मतलब वो एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, और यहाँ के भी नहीं, यहाँ से भी उन्होंने एमए पास नहीं किया बल्कि ऑक्सफोर्ड से किया है। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? अब उसने जवाब दिया कि उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई ना। यहाँ क्या काम आया? अनुभव काम आया। तो पहले खुद घर का इंतजाम करते थे। पहले क्या करते थे? खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जब से माताजी ने क्या किया? प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, जैसे ही माताजी ने प्रबंध क्या किया? अपने हाथ में लिया, वैसे ही मानो लक्ष्मी घर में आ गई। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो। कौन सा गरूर? कि तुम क्या हो, तुमने पढ़ाई ज़्यादा मुझसे कर ली है। मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास पढ़ाई है, तो मेरे पास अनुभव है। तो बड़े भाई कह रहे हैं, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, कि तुम ये क्लासें आगे पढ़ के मेरे बिल्कुल पास आ गए हो, और अब तुम स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, तो तुम राह से नहीं भटक सकते। तुमको पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा गया है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम पढ़ने से जी चुराओ और फिर खेलने में ही अपना सारा समय लगा दो। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर वो कह रहा है कि अगर तुम यूँ ना मानोगे, अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तो मैं क्या करूँगा? वो थप्पड़ दिखाते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें जो मेरी बातें हैं वो जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। ये जो उसने कहा, उनके बड़े भाई ने जो कुछ कहा, तो बड़े भाई की इस बातों को सुन करके छोटा भाई अर्थात जो लेखक है वो क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। आज उसकी समझ में वो सारी जो वो डांटते थे उनको, उस बात का एहसास हुआ कि आखिर वो मुझको क्यों डांटते थे। तो उसने कहा कि मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, अपने छोटेपन का अनुभव हुआ। कौन सा छोटापन? कि वो जो बड़ा भाई बार बार फेल हो रहा था और छोटा भाई ये जो था वो बार बार 2 बार पास हो गया था, तो उसको जो एक घमंड आने लगा था और अपने बड़े भाई के प्रति एक, हालांकि उसका जो व्यवहार होता चला जा रहा था, तो उसको अपनी इस लघुता का उसको अनुभव हो गया। और भाई साहब के प्रति वो कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? ये जो उसने ये सब बातें कही, तब जा कर के क्या हुआ कि छोटे भाई को लगा कि बड़े भाई मुझको मेरी भलाई के लिए ही डांटते हैं। तब जब ये बात उसकी समझ में आई, तो उसको अपने बड़े भाई के प्रति उसके मन में क्या हुआ? श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और उसने कहा, मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। छोटे भाई की समझ में आ चुका था, और उसने बड़े भाई को कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने कह रहा है मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं, अगर खुद राह से अलग चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। और संयोग से क्या हुआ? उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ, एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरा। एक कनकौआ जो था, वो कह रहे हैं लेखक कि हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। एक ही जो पतंग के नीचे एक डोर लटकी होती है ना, वो कह रहे हैं उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल
पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। पीछे पीछे लड़के दौड़े चले आ रहे थे और भाई साहब लंबे हैं ही, भाई साहब की तो हाइट थी ही। भाई साहब ने क्या किया, आज उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो वो छोटे भाई को कहते थे। आज वो भी, उन्होंने भी, उनके भी मन में जो था उन्होंने भी किया। और बड़े भाई साहब ने क्या किया, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली। किसकी, उस कनकौवे की, उस पतंग की जो कट करके नीचे आ रही थी, उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस तरह से दोनों भाइयों की ये कहानी बड़े भाई साहब का यहाँ पर क्या होता है, ये कहानी हमारी समाप्त होती है। तो इस कहानी में के माध्यम से क्या लेखक ने आपको बताने का प्रयास किया है कि बड़े हमारे जो होते हैं वो चाहे भले ही किताबी ज्ञान में कम हो, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान में हमसे कहीं अधिक होते हैं। तो अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि किताबी ज्ञान। तो हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।